वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, और अब तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जिसमें आ गया CUET, नीट आ गया, IIT हो गया और भी बहुत सारा। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर अल्टरनेट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हाँ, ज्यादा मार्किंग के ऊपर नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क से लेके 1.5 मार्क तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब नाम से ही लग रहा है, ह्यूमन मतलब क्या? इंसान का। क्या कर रहे हैं वो? जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो किसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाया गया था? बनाया नहीं, मतलब किया गया था। ये ऐसा देखा गया था इस प्रोजेक्ट में कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जो होमो सैपियंस का जो DNA है उसके अंदर कितने जीन है इसका पता लगाना था। अपन को अब पता है कि जो जितने भी ह्यूमन का DNA नॉर्मल इसी फॉर्म में रहता है क्या? क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में रहता है क्या? नहीं, वो फोल्ड हो जाता है। और फोल्ड होके किस फॉर्म में रहता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। ये तुमको पता होगा कि कितने क्रोमोसोम है टोटल ह्यूमन में? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसी को 46 को ही बोलने का दूसरा तरीका, तो मैं बोल सकती हूँ 23 पेयर। अब 23 पेयर को भी बोलने का एक और तरीका क्या बोल सकती हूँ कि 22 ऑटोसोम है, और जो आखिरी वाला पेयर है 23rd पेयर, वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, जो बेसिकली जेंडर डिसाइड करता है। अगर XX हुआ तो फिर तुम्हारी बन गई फीमेल, अगर XY हुआ तो बन गया मेल। तो यही सारे, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या एम करता है कि हर क्रोमोसोम के अंदर जो DNA रैप्ड है, हर DNA पे कितने जीन्स है और कौन कौन से जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या HGP। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, बट ऑब्वियस मेगा प्रोजेक्ट ही बोलोगे, इतना बड़ा काम करना है कि ह्यूमन के क्रोमोसोम में जो रैप क्रोमैटिन फाइबर है, जो क्रोमैटिन फाइबर है अब हमको पता है उसमें कुछ काम की चीज होती है, कुछ बकवास चीज होती है, जैसे हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, उसमें से भी आ गया यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में भी कुछ काम की चीजें होती है, कुछ बकवास चीजें होती है। काम की चीजें जहां पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का मोटो ही था कि भैया कितने जीन है इन टोटल और हर जीन का काम क्या है। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सिमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो याद करो, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, हमने बताया था कि किसी भी DNA की लेंथ बताने का ये तरीका है कि या तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है। याद करो, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसमें फॉस्फेट होता है, उसके बाद तुम्हारा शुगर होता है, और क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस रहता है। तो इन तीनों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो मैं ये बता रही थी कि हमने जब पढ़ा था एकदम फर्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर के कि DNA की अगर किसी को लेंथ बतानी है तो क्या तरीका होता है लेंथ बताने का? या तो बता दो उसमें कितने क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, या फिर दूसरा तरीका क्या बताओ कि उसमें कितने बेस पेयर हैं। पेयर का मतलब क्या है? बट ऑब्वियस पेयर किसके बीच में बनता है? दो डबल स्ट्रैंडेड DNA के बीच में, और DNA के भी बीच में, मोर स्पेसिफिकली किसके बीच में? दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में। मतलब अगर ये एक स्ट्रैंड है DNA की और ये हुई दूसरी स्ट्रैंड, कैसे रहेगी? बट ऑब्वियस एंटी पैरेलल बट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अगर यहाँ पे A है तो सामने क्या आएगा? T आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस दोनों को क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। तो दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि या तो बता दो कि कितने नंबर के बेस पेयर प्रेजेंट है, तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना लंबा DNA है। तो सोचो, ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट तो था, साथ में इन्होंने क्या पता लगा इस प्रोजेक्ट के अंदर कि कितनी लेंथ है ह्यूमन जीनोम की? 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ का मतलब है 9 बार 000 लगा दो। तो इतना लंबा या इतना ज्यादा लेंथ वाइज हम बोल सकते हैं क्या है? हमारा ह्यूमन जीनोम है। मतलब जीनोम मतलब क्या? बेसिकली DNA। तो ह्यूमन DNA की लेंथ कितनी है? 3 × 10⁹ बेस पेयर। ये अपन को कुछ इंफॉर्मेशन काम की है, याद रखनी है। क्यों याद करो? उस टाइम भी मैंने बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं,
जहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी याद करके गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे और फिर बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा के वो कुछ नया पूछ लेंगे तुमसे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं कि क्या बोल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो देखो अब ये सिंस ये मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब हर डीएनए के अंदर, हर नहीं, जो डीएनए है, हर कहाँ बोलूंगी, हर क्रोमोसोम के अंदर बोलना ज्यादा सही है। तो डीएनए के अंदर जो जीन है, जीन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो पर्टिकुलर जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम की कौन सी लोकेशन पे है, ये सब कुछ पता लगाना था। तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन निकली। अभी वो बोलोगे मैम इतना सही तो होगा, क्यों इतना सा होगा, खुद सोचो। तुम्हारा बालों का टेक्सचर, बालों का कलर, बालों की लेंथ, मतलब ग्रोथ की कैपेसिटी कैसे रहेगी, उसके बाद तुम्हारे बालों का स्टाइल, ये तो सिर्फ हेयर के बारे में बात कर रही हूं। तो इतना, ये भी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है, तुम्हारे डीएनए के अंदर। अब आ जाओ आंखों पे, तो आंखों का कलर, इनफैक्ट विजन, अगर हो सकता है कि बहुत बार विजन बाय बर्थ वीक रहता है ना, हो सकता है कि तुम्हारे पूरी फैमिली में ही अच्छा विजन आईसाइट नहीं हो, या फिर बहुत सारी बीमारियां भी इनहेरिट होती हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी इनहेरिट होती हैं। तो ये सारी चीजें कि तुम्हारी हाइट कितनी होगी। अब बोलोगे मैम पर हाइट, वापस कुछ चीजें हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर, देखो कुछ चीजें लिखी हुई आती है जीन के फॉर्म में। हाँ ये अलग बात है कि उनको एक्सप्रेस, अगर तुमने न्यूट्रिशन कम लिया, मतलब तुम न्यूट्रिशनली उतना सफिशिएंट न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस वो जीन खुद को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। पर आज जो भी कुछ तुम हो, जो भी तुम्हारा कलर, टेक्सचर, हेयर का स्टाइल, आई का कलर, स्किन का कलर, अरे टीथ का पूरा अरेंजमेंट, उसके बाद तुम्हारी वॉइस, हर चीज जो तुम दिख रहे हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं लिखी हुई है। और वो कहाँ लिखी हुई है, जीनोटाइप के फॉर्म में लिखी हुई है। और जीनोटाइप तुम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हो कि कहाँ पे होता है, तुम्हारे डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं लिखी हुई थी। अब वो इतना सा तो रहेगा नहीं, अब वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन को कोई सोचे कि चलो लाइब्रेरी के फॉर्म में कंपाइल करके रखा जाए, तो कितनी इंफॉर्मेशन होगी। तो देखते हैं, इफ द ऑब्टेन सीक्वेंस इसका डीएनए का, डीएनए के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, जीन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। जो भी कुछ तुम्हारा आज दिख रहा है, जो भी तुम्हारा फिनोटाइप है ना, ये सब क्यों है, क्योंकि जितना भी तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस है, ये सब क्यों है, क्योंकि तुम्हारे जीनोटाइप में सारी चीजें लिखी हुई हैं। किस फॉर्म में लिखी हुई है, जीन के फॉर्म में। तो देखो जरा, if the obtained sequence were to be stored in type form of book and if each page of the book contained 1000 letters and each book contained 1000 pages, then 3300 such books would be required। मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे डीएनए के अंदर, इतनी छोटी छोटी डिटेल, हर चीज लिखी हुई है कि अगर मैं सोचूं कि एक पेज है, एक सपोज करो एक बुक है, उस बुक में कितने पेजेस है, 1000 पेजेस है, और एक पेज में कितने लेटर्स लिखे जा सकते हैं, 1000 लेटर लिखे जा सकते हैं। तो ऐसी मेरे को कितनी बुक्स लेनी पड़ेंगी, 3300 बुक्स लेनी पड़ेंगी, तब जाके वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अब तुमने कभी सोचा है कि लेटर्स वर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज एक्सप्रेस हुई है वो सिर्फ उन 4 मैजिकल लेटर्स के कारण हुई है। लेटर्स ना बोल के हम करेक्ट बोलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के कारण हुई है। कौन कौन सी, ATGC। देखो एट द एंड जीन किसका बना है, ये कोड ही लिखा हुआ है ATGC, इसी का कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। अब यही जेनेटिक कोड किस फॉर्म में रहता है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रहता है। हर ट्रिपलेट किसके लिए कोड करता है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। हर अमाइनो एसिड अलग अलग फॉर्म, सीक्वेंस फॉर्म करके अमाइनो एसिड क्या बनाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक तो प्रोटीन ही है। तो देखो जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, वो सारी चीजें तुम्हारे डीएनए के अंदर उन्हीं 4 लेटर के फॉर्म में हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो HDP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics। तो ये हर चीज अब इतना पॉसिबल नहीं था कि जितना भी कुछ सीक्वेंस होते जा रहा है, सीक्वेंस होते जा रहा है का मतलब है जो जो डीएनए में लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर बेस पे रीड करते जाना। और ये सारी चीजें किससे पॉसिबल होती है, एक बड़ी सी मशीन होती है जिसका नाम है डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है, उससे वो मशीन है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इनबिल्ट रहता है। वो क्या करता है कि डीएनए के कौन से पोर्शन में कौन सा बेस पे लिखा हुआ है वो पढ़ता है उसको।
अब ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि ये हम मतलब मैनुअली ऐसा कोई पढ़े और उसके बाद उसको नोट डाउन करते चले, क्योंकि उसको अलाइन करना भी इंपॉर्टेंट था। इसीलिए इसी टाइम पे एक सॉफ्टवेयर का डेवलप होना इंपॉर्टेंट था, एक लैंग्वेज डेवलप होनी इंपॉर्टेंट थी, जो ये सारा जितना भी वो सीक्वेंसर मशीन निकाल रहा है कि भैया इस क्रोमोसोम के इस पोर्शन पे ATGC लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, वो प्रॉपरली अलाइन करते चले। तो इस चीज के लिए एक अलग से ब्रांच इसी टाइम पे डेवलप हुई और इमर्ज करके आए, जिसका नाम क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब सुनने में लगेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, पर मैं बता दूं अगर तुम लोगों को ग्रेजुएशन इस लाइन में करना है तो तुम्हारा IP सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्यूटर्स की मोर स्पेसिफिकली लैंग्वेज आ जाती है, प्रोग्रामिंग सीखते हो तुम। ये अलग बात है कि प्रोग्रामिंग सीख के तुम उसको अप्लाई कहाँ करते हो, बायोलॉजिकल फील्ड में। इसलिए ये कौन सी स्ट्रीम पैरेलल बनती चली गई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जिससे जो भी वो DNA सीक्वेंसिंग मशीन जो भी ऑब्टेन कर रही थी डेटा, वो साइड बाय साइड पैरेलल एक प्रोग्राम के थ्रू फीड होते चल रहा था, और फिर बाद में उसी डेटा को क्या करना था, एनालाइज करना था, अरेंज करना था और फाइनल कंक्लूजन लेके आना था। चलो आगे देखते हैं। The Human Genome Project was 13-year प्रोजेक्ट। देखो खुद ही सोच लो, बोला ही है मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कितना सोचो, एक प्रोजेक्ट है जिसमें कोई साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बोल रहे कि हम 13 साल के लिए काम करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तो बट ऑब्वियस वो मेगा प्रोजेक्ट हुआ ना। अब बोलोगे मैम इसकी जरूरत क्या पड़ गई इतना मेगा प्रोजेक्ट करने की, तो सोचो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर जो भी डिफेक्ट आ रहा है, तो ये डिफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर जीन खराब है, और ये जीन, ये बीमार, ये सिंस ये जीन खराब है इसलिए वो बीमारी कॉज हो रही है। तो कुछ समझ में आ रहा है, तो हम रूट कॉज का पता लगा रहे थे कि आज अगर हम ऐसे दिख रहे हैं, हमारा हेयर कलर है, तो कौन से जीन के कारण है। अगर किसी को कैंसर हो रहा है स्पेसिफिकली, तो वो कौन सा जीन है जो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है और फिर उस इंसान को कैंसर कॉज करवा रहा है। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट था, अगर हम बात करें अपने बायोलॉजी फील्ड में। कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। The project was completed in 2003। ये अलग बात है, ये पहले ही कंप्लीट हो गया, 13 ईयर के टेन्योर के पहले ही कंप्लीट हो गया, 2003 में कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे मैम इसमें याद क्या रखना है, तो अपन को ये पहला क्वेश्चन है जो आ सकता है कि बताओ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ। ज्यादा चांसेस है MCQ में आने के, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में पूछने के, तो कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ, 2003। चलो आगे देखते हैं। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, a free living non-pathogenic nematode, Drosophila, the fruit fly, plant, rice and Arabinopsis etc. have also been sequenced। मतलब से उन्होंने ह्यूमन का मोटो था कि चलो ह्यूमन को ही टारगेट करके उसका पूरा जीनोम डिकोड करेंगे, पर जैसे ये कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी डिकोडिंग की, सीक्वेंसिंग की, उनका भी प्रोजेक्ट, जीनोम प्रोजेक्ट चलाया। उसमें कौन कौन से थे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, सी एलिगेंस हो गए। मैं तो इस चीज को मैं क्या बोल रही हूँ, सी एलिगेंस। ये बहुत काम के, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च आज भी एज अ मॉडल इसी को लेके किए जाते हैं। फिर ड्रोसोफिला तो इंपॉर्टेंस तुमको ऑलरेडी पता ही है, जो ड्रोसोफिला मैन, पूरा का पूरा जेनेटिक्स, जो मॉडर्न जेनेटिक्स है पूरा का पूरा ड्रोसोफिला को ही एज अ मॉडल लेके स्टडी किया गया। मेंडल ने जरूर स्टडी किया था गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, पर उसके बाद पूरी की पूरी कहानी शिफ्ट हो गई किस पे, ड्रोसोफिला पे, और उसी को एज अ रोल मॉडल लेके, और आज भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे रिसर्च ड्रोसोफिला को ही मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके स्टडी किए जाते हैं। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म की जरूरत थी, जो ज्यादा इन रिसर्च एंड डिमांड में थे, तो उनकी भी मतलब ह्यूमन जीनोम कंप्लीट होने के बाद उन सब लोगों का भी क्या होने लगा, DNA सीक्वेंसिंग होने लगी, उनका भी जीनोम निकाला गया कि उनके भी जो DNA में, DNA के कौन से पोर्शन में कौन सा जीन है, कहां लोकेटेड है और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो गोल्स क्या है ह्यूमन जीनोम के, टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। तो याद रखना है ह्यूमन जीनोम की लेंथ कितनी है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, पर उसमें से काम की कौन सी चीज है, वो पोर्शन जो जीन कोड करता है। और जीन कितने हैं हमारे ह्यूमन में, 20 से लेके 25,000 तक। अब सोचो इतनी बड़ी बॉडी है, पर 20 से 25,000 में ही हमारा काम हो गया, सारी चीजें कोड हो गई हैं, ठीक।
उसके बाद डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। बट ऑब्वियस अब पूरा हम उनको लेंथ तो पता चल गई कि भैया 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं। अब उसका सीक्वेंस भी करना है, मतलब उसके अंदर बेस पेयर्स तो है पर वापस सीक्वेंस करना है कि किस अलाइनमेंट में वो अरेंज है। ठीक है, मैंने बताया जो सीक्वेंस होता है वो कौन सी मशीन के थ्रू होता है, डीएनए सीक्वेंसर के थ्रू। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अब सोचो इतना ज्यादा डेटा था, कॉपी में लिखना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसको एक डेटाबेस में सॉफ्टवेयर में कहीं स्टोर करना था। मतलब पैरेलली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ, एक प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट हुआ। इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, बात वही है। अब बोलोगे मैम क्यों पॉसिबल नहीं है, लाइब्रेरी में हम इतनी सारी बुक्स भी तो लिखते हैं, उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन रहती है हैंड रिटन या प्रिंटेड। हाँ ठीक है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि वो डेटा सबसे पहले तुम्हें कॉपी करना है, उसके बाद तुम्हें उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के लिए तुमको उसका क्या करना पड़ेगा, नैरोइंग डाउन करनी पड़ेगी। तो बेटर है, ह्यूमन से बेटर है कि एक प्रोग्राम, वही हम क्या करें, एक प्रोग्राम डेवलप करें जो उसको क्या करते चले, फिल्टर आउट करते चले। इसीलिए साथ साथ में डेटा भी स्टोर करना है और साथ में उसका क्या करना है, डेटा एनालिसिस भी करना है। अगर तुमको पता होगा तो आज की सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो जॉब है वो एक डेटा एनालिस्ट की ही है। सबसे ज्यादा जो हाई पेड जॉब में आती है वो एक डेटा एनालिस्ट की होती है, क्योंकि डेटा तो सब लोग कलेक्ट करके दे लेते हैं, उसको एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्री। अब इतना डेटा ले लिया पर उसको यूज में लाना है, मतलब उसको उस तरीके का बनाना है कि वो ट्रांसफरेबल हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाए और फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब बोलोगे मैम इंडस्ट्रीज कैसे, क्यों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पूरी की पूरी तुम्हारी फार्मा इंडस्ट्री इस ह्यूमन जीनोम पे बेस्ड है तुम्हारी। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद पूरे जो रिसर्च है, रिसर्च फील्ड इसके हो गई। उसके बाद जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिज्म बोलो या जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए भी जो मेन रॉ डेटा है वो तो यही एचजीपी ही देगा ना। चलो, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मतलब वही कि लीगल, सोशल और एथिकल इश्यूज भी उससे रिलेटेड की स्टडी की गई। ठीक है, उसको एड्रेस करता था। तो अब इसमें अगर पेपर को टफ बनाना है, क्योंकि ये एरिया तुम भूल के जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हो सकता है वो ELSI का फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम मेथड्स ऑफ एचजीपी, अब उन्होंने क्या मेथड्स यूज किए, तो सबसे पहले देखते हैं। अब बोलोगे मैम मेथड्स तो पता चल गया कि उन्होंने डीएनए सीक्वेंसर का यूज किया। हाँ, पर डीएनए सीक्वेंसर किस पे बेस्ड है वो देखेंगे। और उसके बाद एक और मेंशन है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज किया, पर वो कैसे यूज किया, चलो देखते हैं। ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रेफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। मतलब समझो बात को, उन्होंने डायरेक्ट डीएनए नहीं निकाला, पहले उसको जितने भी जीन है जो, बट ऑब्वियस जीन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है, एक आरएनए ही बनता है, मतलब वो ट्रांसक्राइब होता है। तो उन्होंने किस चीज को लोकेट डाउन किया या नैरो डाउन किया, उन्होंने बोला कि हम किसको नैरो डाउन करेंगे, एक आरएनए को। और आरएनए के ऊपर क्या करेंगे, हम करेंगे उसकी टैगिंग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। Other took the blind approach of simple sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with function, a term referred to as sequence annotation। मतलब दो approaches है, या तो हम sequencer में डाल दें। अब जो sequence में ATGC अरेंज है एक DNA में, जैसे उन्होंने क्या किया, DNA के छोटे छोटे पोर्शंस कट किए, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, और फिर उसकी रीडिंग शुरू की कि ठीक है यहाँ पे लिखा है AGTC ATGC, और उसको अरेंज करते चले और बाद में उसका एनालिसिस करें, उसको अलाइनमेंट करें, उसी को उन्होंने क्या बोला, सीक्वेंस एनोटेशन। या तो दूसरा तरीका कि जो हम क्या ले, जो उसके आगे एक स्टेप हो रहा है, क्योंकि हमें ये भी तो पता लगाना है कि जो जीन है, जो पर्टिकुलर कोड है, वो कोड किस चीज के लिए कर रहा है। तो या तो उसका एमआरएनए पकड़ लें और फिर हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे तुमने पढ़ा होगा, उस टाइप का कुछ मैकेनिज्म लगा के पता करे कि अच्छा एमआरएनए ये कर रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर पोर्शन इस वाले डीएनए के जगह से डिकोड किया हुआ है या ट्रांसक्राइब किया हुआ है, तो उस तरीके से पता लगा है। तो दो टीम्स बनी थी जो दोनों अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहे थे। अब कैसे हुआ, तो सीक्वेंसिंग वाली चीज कैसे हुई, तभी तो वो डीएनए सीक्वेंसर डेवलप हुआ। तो देखो, द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। अब दूसरी अप्रोच ज्यादा बेटर रही, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसी चीजें हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हमको पता नहीं है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन क्या है। बिल्कुल सही सुना, आज भी बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं पता है, आज भी रिसर्च चल ही रहा है, आज भी हमें ये नहीं पता
अगर कोई बीमारी हो रही तो उसका रूट कॉज क्या है, जैसे हो गया तुम्हारा पार्किंसंस, जैसे हो गया अल्जाइमर, पता है कि ये बीमारी होती है। बहुत सारी बीमारियों में तो ये भी नहीं पता कि हो किस जगह से रही है, मतलब उसका रीजन, मेन रूट कॉज क्या है। तो उसके लिए भी वो एट द एंड क्या करे, वही जीन ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो ह्यूमन जीनोम वाली हमारी टीम थी, जो किसके द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया था, यूएस के, जो लिखा हुआ है तुम्हारा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो उन्होंने सेकेंड अप्रोच पे गए, मतलब क्या करेंगे, एक सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। अब वो कोई भी सेल हो सकता है, हाँ, पर हम सोमैटिक सेल लेंगे क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। वही अगर हमने वेजिटेटिव सेल ले लिया तो इंफॉर्मेशन आधी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के सेल्स रहते हैं, 2 टाइप के सेल्स रहते हैं। कौन कौन से, एक को बोलते हैं हम सोमैटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं 2n में, और दूसरे को बोलते हैं हम जर्म सेल या जर्मिनेटिव सेल, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सेल, जो रहते हैं n कंडीशन में, हैप्लॉइड में। तो इस केस में सिंस हमें आधी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर है उसको निकाला गया। तो सीक्वेंस डीएनए को आइसोलेट किया गया और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया, ठीक है। अब बोलोगे मैम इतने छोटे से फ्रेगमेंट को कैसे कट किया, तो अभी मैं बता देती हूँ, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर, इससे कट होता है ना, ऐसे एक्चुअल की कोई सिजर नहीं रहती कि बैठ के उसको छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हो। अब ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये सारी चीजें तुम इन डिटेल पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो अभी के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मान के याद रख लो कि अगर तुम्हें डीएनए को कट करना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, कौन से सिजर से एक्चुअली कट होगा, मॉलिक्यूलर सिजर से, जिसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके एक डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट किया और छोटे छोटे फ्रैगमेंट में क्या किया गया, काटा गया। रिकॉल डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए, इसलिए छोटे छोटे पीसेस में कट करना इंपॉर्टेंट था। एंड क्लोन इन सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। अब यहां से सिंस ये तुम लोग चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो तुमको ये लगेगा मैम ये वेक्टर क्या है, क्लोनिंग कैसे हुई, तो घबराओ मत, ये सारी चीजें कि क्लोनिंग कैसे होती है, वेक्टर क्या होता है, फिर हम होस्ट क्या यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सारी चीजें, वो पूरा चैप्टर ही है, सिर्फ ये 2-3 लाइन समझाने के लिए एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अभी क्या समझना है कि डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया, क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट किया, किसकी मदद से, मॉलिक्यूलर सिजर की मदद से। नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सब अभी के लिए इतना याद रखो, काफी है, ठीक है। और उसके बाद उसका क्या किया गया, क्लोन किया गया। क्लोन का मतलब उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई गई, क्योंकि क्लोन का मतलब ही होता है एग्जैक्ट कॉपी बनाना, है ना। तो क्लोन बनाया गया, पर क्लोन किसकी मदद से बनाया गया, वेक्टर्स की मदद से बनाया गया। अब ये वेक्टर एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, एक ईस्ट आर्टिफिशियल सेल भी हो सकता है, अलग अलग वेक्टर्स रहते हैं। अब इन्होंने कौन सा वेक्टर लिया, बैक्टीरियल सेल से ज्यादा करेक्ट है बोलना, बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, वो है वेक्टर, ठीक है। तो अभी के लिए वेक्टर के लिए तुम एक सिंपल एग्जांपल प्लाज्मिड याद रख लो, उतना काफी है। तो क्या किया, वापस बता देती हूँ, उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसको आइसोलेट किया, फिर छोटे छोटे पीसेस में काटा, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर वो छोटे छोटे पीसेस लिए और अलग अलग किस में डाले, वेक्टर्स में डाले। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या हुआ, प्लाज्मिड, ठीक है। किस में मिलता है, ये एक बैक्टीरिया सेल में मिलता है, बैक्टीरियल सेल में मिलता है, ठीक है। प्लाज्मिड तुमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, जब तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो बैक्टीरिया के पास खुद का तो डीएनए होता ही है और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए या एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। तो वो जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए वो ही कुछ और नहीं बल्कि क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। तो जो ह्यूमन का डीएनए लिया वो किस में इंसर्ट किया, प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। अब साउंड कितना अजीब कर रहा होगा तुमको कि मैम ह्यूमन का डीएनए लिया और एक बैक्टीरिया के पास जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसमें उठा के उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। सुनाई अजीब सा लग रहा है, सुनने में भी अजीब सा साउंड हो रहा है, पर एग्जैक्टली ऐसे ही किया था। और उससे क्या करवाया, फिर उस जो प्लाज्मिड बना, जो मतलब जिसमें अब ह्यूमन का भी डीएनए इनकॉर्पोरेटेड है, उसको उठा के क्या डाला, उसी बैक्टीरिया में डाला और कल्चर करवाया। तो एग्जैक्ट रेप्लिका आया, जिसको उन्होंने क्या बोला है, क्लोन बोला है। इतना हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या रहता है, डबलिंग, है ना। एक इतनी सी चीज
से अगर तुमने उसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली तो उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। जैसे तुम्हारे म्यूजिक सिस्टम में होता है एम्पलीफायर, तो वो क्या करता है, साउंड का एम्पलीफिकेशन करता है। तुम्हें इतना सा साउंड सुनाई देना है पर तुमने बड़े बड़े एम्पलीफायर लगा दिए तो वही गाना बहुत ज्यादा वॉल्यूम में तुमको सुनाई देगा, एम्पलीफाई होकर सुनाई देगा। तो सिमिलरली हमने डीएनए लिया था इतना, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब वो छोटा सा पीस है, अगर एक्सपेरिमेंट करते करते सपोज करो ये खराब हो गया तो क्या करेंगे, तो पहले तो उसके क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेंगी। तो वही कॉपी बनाने के लिए क्या किया गया, उस पीस को लिया गया, एक प्लाज्मिड या फिर एक वेक्टर में क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर उस प्लाज्मिड या वेक्टर को किस में डाला गया, एक बैक्टीरिया में डाला गया या एक होस्ट में डाला गया। घबराना नहीं है, ये सारा चीजें हम एक अलग चैप्टर के अंदर ही पढ़ने वाले, पर तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया कैसे, इसलिए बता रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद उसको कल्चर करवाया गया। जब उसने अपना खुद को एक्सप्रेस किया तो अब वो जो डीएनए है वो क्या हो चुका है, क्लोन हो चुका है, और रिजल्ट क्या हुआ, एम्पलीफिकेशन रिजल्ट हुआ। द कॉमनली यूज होस्ट वर बैक्टीरिया, बताया था मैंने कि बैक्टीरिया यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं, और वेक्टर क्या यूज करते हैं, उन्हीं के अंदर जो मिलने वाला एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। एंड द वेक्टर वर कॉल्ड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड याक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसमें से याद क्या रखना है, इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। वापस बता देती हूं कि कैसे क्या उन्होंने दूसरी मेथड, देखो दो अप्रोचेस थे। सबसे पहली अप्रोच क्या थी कि जो ESCs निकालो, मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग निकालो, जो डीएनए खुद का ट्रांसक्राइब करके आरएनए में एक्सप्रेस कर रहा है, या तो वहां से पता लगाओ कि ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए क्या कर रहा है। तुमने आरएनए को पढ़ लिया, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का तुमको सीक्वेंस पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। या तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका कौन सा था कि या तो एकदम ब्लाइंड अप्रोच लगाओ, एक डीएनए को कर लो आइसोलेट, डीएनए को आइसोलेट मतलब निकाल लो, सेल से निकाल लो, सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकालो, छोटे छोटे पीसेस कर लो, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर। यहां मेंशन नहीं है, इस चैप्टर में बुक में मेंशन नहीं है। अगला चैप्टर है, अगला मतलब चैप्टर नंबर 11 और 12 है, जिसका नाम ही बायोटेक्नोलॉजी, वहां यही सब पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो वहां पे छोटे छोटे पोर्शंस कर दिए उस डीएनए के, उस डीएनए को लिया, किस में अटैच कर दिया, किसी दूसरे डीएनए के अंदर अटैच कर दिया। दूसरा डीएनए किसका होना चाहिए, या तो बैक्टीरिया का या तो ईस्ट का, और उसको हम क्या बोलते हैं, अगर बैक्टीरिया का हुआ तो प्लाज्मिड बोलते हैं। कैसा रहता है वो, अगर याद होगा, तुमने पढ़ा होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, खुद का रहता है उसका जीनोमिक डीएनए, और दूसरा छोटा सा ऐसे सर्कल फॉर्म में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इसको बोलते ही हम एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, तो इसमें कैपेसिटी होती है कि कोई दूसरा डीएनए भी आके इसमें अटैच हो जाए, और जैसे ही अटैच होगा वो उसका क्या करेगा, उसकी कॉपीज बनाने लगेगा, मतलब एम्पलीफिकेशन करने लगेगा। हुआ क्लियर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे किया था उन्होंने, एक डीएनए लिया, आइसोलेट किया, आइसोलेट करके उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर लिए, फिर हर एक फ्रेगमेंट को लिया और किस में इनकॉर्पोरेट किया, एक वेक्टर में। वेक्टर क्या हो सकता है, तुम्हारा बैक या याक हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसमें अटैच किया। अब इस वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी कि जो अटैच हुआ है उसकी वो क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। और फिर ये जो वेक्टर है वो किस में डाला, जिसका था, जहां से निकाला था, होस्ट में डाल दिया। बैक निकालोगे, मतलब बैक यूज करोगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो बट ऑब्वियस होस्ट किसको यूज करोगे, बैक्टीरिया को। अगर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करोगे तो होस्ट किसको होस्ट किसको कंसिडर करोगे, बट ऑब्वियस ईस्ट को। तो वापस होस्ट में डाल दिया और फिर कल्चर किया, ठीक, इतना हुआ क्लियर। देखते हैं आगे क्या किया फिर। द फ्रेगमेंट वाज सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। तो सैंगर टेक्निक के जो बेस, जो हमारा डीएनए सीक्वेंसर मशीन होती है, वो काम करती है। अब जो फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए, जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए, उनको वापस एक्सट्रैक्ट किया गया, उस सीक्वेंसर में डाला गया, और फिर वो मशीन ने क्या करना शुरू किया, सीक्वेंसिंग स्टार्ट की, पता लगाना शुरू किया कि वो इतना सा जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसके अंदर कोड्स किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, किस अलाइनमेंट में लिखे हुए हैं, किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। किसने डेवलप की थी डीएनए सीक्वेंसर टेक्निक या मशीन जो है, उस टेक्निक को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक सैंगर। आज भी सैंगर की ही
डेवलप प्रिंसिपल मतलब सैंगर के ही प्रिंसिपल पे काम करने वाले डीएनए सीक्वेंसर यूज होते हैं, ठीक है। दीज सीक्वेंस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। फिर क्या किया गया, पता चल गया कि अरे ये तो बहुत सारा कंटेंट है। फिर उन्होंने देखा कि इस वाले जो सीक्वेंसिंग की इसमें ये चीज रिपीट आ रही है और इसमें भी वही चीज रिपीट आ रही है, तो वो क्या हो गए, ओवरलैपिंग सीक्वेंस हो गए। और फिर उनको क्या किया गया, अरेंज किया गया। दीज सीक्वेंस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेड, याद है अलाइनमेंट को या अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एनोटेशन, एनोटेड एंड वो असाइन टू ईच क्रोमोसोम। के एंड में बताया गया कि ये वाला पर्टिकुलर किससे आता है, इस क्रोमोसोम से निकला है, ये वाला पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या एनोटेशंस कहां से आया है, इस क्रोमोसोम से आया। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। तो अगर ये तुम डायग्राम देखोगे तो वो वही, ये जितने भी स्टेप्स है ना वही बता रहा है। तो ये क्या है, एक इंसान है, इंसान का क्या लिया, सेल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मेकअप, मतलब अब ये कौन सा लिया, क्रोमोसोम लिया। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है। बस अब उसको क्या किया, ओपन किया, फिर क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में कट किया, फिर वेक्टर में डाला, वेक्टर को होस्ट में इनकॉर्पोरेट किया, एम्पलीफाई हो गया, वही चीज एम्पलीफाई हो गई, फिर निकाला और फिर उसको किसके अंदर पास ऑन किया, एक डीएनए सीक्वेंसर के अंदर, जो किसने डेवलप की थी, हमारे फ्रेडरिक सैंगर ने, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एनोटेशंस किए गए कि कौन कौन सी ओवरलैपिंग लाइन थी। अब ओवरलैपिंग का मतलब है, सपोज करो एक छोटा सा सीक्वेंसर कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उसमें जो प्लेट्स रहती है उसमें से छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उसके अंदर डीएनए कंटेंट डाला जाता है। अब वो जो मशीन है वो लेती है, उसका कंटेंट लेती है और फिर उसको रीड करती है। वो एक एकदम कंप्लीट डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है, वो अलग से मैं क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये काम करता है। और फिर क्या करता है, जो जैसे यहाँ पे रीड किया कि अरे यहाँ तो ATGC है, तो वो शो करने लगता है स्क्रीन पे कि ATGC, और ऐसा पूरे जैसे ऐसे लाइन से वो ATGC पहले पूरा अलाइन कर लेता है, मतलब लिख लेता है। फिर वो देखता है कि हर इसमें ओवरलैपिंग, मतलब वही चीज बार बार रिपीट कहाँ होते हुए मिल रही है। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि आप बोलोगे मैम रिपीट होने की क्या जरूरत पड़ गई, वो तो सब अलग अलग ही होगा ना। हाँ अलग अलग होगा, क्योंकि हर प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, प्रोटीन की। हर प्रोटीन किससे कोड हुआ होगा, पक्के से, एक mRNA से। mRNA किससे कोड हुआ होगा, एक DNA से। तो हर प्रोटीन को कोड करने के लिए जो सीक्वेंस होगा वो एकदम यूनिक होगा। तो ये मशीन ने क्या किया कि सारे पहले तो सीक्वेंसेस लिख लिए और फिर देखा कि कहां कहां रिपीट आ रहा है। मतलब ये पता चल गया कि वो वाला पोर्शन जो रिपीट आ रहा है वो इस चीज का हिस्सा था, और उस तरीके से क्या किया गया, एनोटेशन मतलब अलाइनमेंट, रिफ्रेममेंट किया गया और असाइन किया गया कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की है। अब बोलोगे मैम इतना सारा कुछ बताया समझ में नहीं आया, तो देखो जरा ध्यान से कि किया कैसे, ये सारी जो प्रोसेस है हुई कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक क्या लिया, एक सेल निकाल लिया। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। लो भैया, उसको क्या किया गया, सबसे पहले आइसोलेट किया गया, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होती है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, उससे क्या किया जाता है, ये डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, मतलब अलग से निकाल लिया जाता है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में तुमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया हो जिसमें तुमने किया होगा कि आइसोलेट करना है डीएनए एज अ स्ट्रॉबेरी से या फिर बनाना से या फिर अनियन से या फिर लीव से। तो वो जो मेथड है सेम उसी तरीके की, पर थोड़े एडवांस मेथड का यूज करके क्या किया गया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। लो आ गया तुम्हारे पास पूरा धागा, ठीक है। अब क्या किया गया, इसमें छोटे छोटे कट्स लगाए गए, छोटे छोटे अलग अलग स्पेसेस पे कट लगाए गए। किसकी मदद से, तुम्हारी मॉलिक्यूलर सिजर। मॉलिक्यूलर सिजर को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या की, आइसोलेट किया डीएनए को। सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से डीएनए को क्या किया गया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट किया गया। अब स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करके क्या किया जाएगा, उनको इंसर्ट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में उनको इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट कहां करेंगे, बट ऑब्वियस एक प्लाज्मिड में। अब तुम्हारी बुक में प्लाज्मिड मतलब बेसिकली वो चीज जिसमें के अंदर कैपेसिटी है कि जो, मतलब ये खुद एक डीएनए, समझो बात को, ये तुमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है ना, और ये उसका फ्लैजेला हो गया, तो उसके पास खुद का क्या रहता है, खुद का जीनोमिक डीएनए, और एक रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए। तो मैं उसी सर्कुलर डीएनए के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए रहता है, डीएनए ही होता है, बाकी का डीएनए मतलब इस बैक्टीरिया का ही डीएनए होता है, पर उसका जो मेन जेनेटिक
कंटेंट रहता है वो इस जीनोमिक डीएनए को यूज करता है, ये एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है इसलिए उसका नाम है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। डीएनए ही है, बैक्टीरिया का ही डीएनए एक्स्ट्रा में है क्योंकि वो इससे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहा, और कैसा है, सर्कुलर शेप में, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं। पर इसकी खास बात ये होती है कि ये इसके अंदर आप कोई दूसरा डीएनए फिट कर सकते हो, ठीक, और जब वो उसके अंदर कोई दूसरा डीएनए फिट करोगे तो वो उसका क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन कर देगा, मतलब उसकी कॉपीज बना देगा, बहुत सारी कॉपीज बना देगा। तो हमको ऐसे ही चीज चाहिए थी क्योंकि हमारे पास ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट तो इतने इतने से है ना, कोई भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। रिसर्च में बहुत बार कोई चीजें खराब हो जाती, तो अगर इतना सा पोर्शन सपोज करो खराब हो गया तो लो तुम्हारा जो डीएनए वो चला गया, लॉस हो गया, तो इसलिए उसका क्या करना पड़ेगा, एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, डीएनए को आइसोलेट किया गया, उसमें छोटे छोटे क्या लगाए गए, कट्स लगाए गए, किसकी मदद से, मैम केची की मदद से, हाँ केची की तो मदद से है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर, और स्पेसिफिक नाम क्या है उसका, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उससे क्या किए गए, डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट काटे गए, वो फ्रेगमेंट को कहां अटैच किया गया। अब सोचो कितना अजीब साउंड कर रहा होगा तुम लोगों को पहली बार कि एक बैक्टीरिया के जो सेल है उसके अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिलता है, वो जो इंसान का छोटा सा पीस है उसको उठा के उसके अंदर फिट किया गया, सही सुन रहे हो, यही किया गया। फिर उसको जो ये इसको क्या बोलते हैं, हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करने वाला है, उस डीएनए की कॉपीज बनाने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। फिर उस वेक्टर को कहां लिया गया, जिससे उन्होंने निकाला था, बैक्टीरिया से निकाला था प्लाज्मिड को, तो वापस बैक्टीरिया में डाला गया और फिर उसका कल्चर किया गया, फिर उसका एक्सप्रेशन देखा, फिर उससे जो डीएनए की इतनी सारी कॉपीज आ गई वो निकाल लिया, और फिर उन छोटे छोटे, अब अभी तक इतना सा सपोज करो ये पीस इतना सा था अभी तक हमारे पास, ठीक है, पर अब जब इस पीस को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया गया तो अब ये वेक्टर, जो ये वेक्टर है उसने उस पर्टिकुलर पीस को के 10 पीसेस बना दिए, सपोज सेम पीस के एग्जैक्ट 10 पीसेस बना दिए। अब इन 10 पीसों को एक छोटी सी वाइल में कलेक्ट किया गया और किसके अंदर डाला गया, डीएनए सीक्वेंसर के अंदर। अब वो मशीन जो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सैंगर टेक्निक या सैंगर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि उस मशीन जो डीएनए सीक्वेंसर है उनको किसने बनाया था, फ्रेडरिक सैंगर ने। तो वो मशीन अब काउंट करेगी कि बाबा जो ये डीएनए इंसर्ट है, जो इतनी सारी कॉपीज करके डाला गया है, हर डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है वो क्या है, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। तो क्या किया गया, डीएनए को आइसोलेट किया गया, छोटे छोटे पीसेस लगाए गए, किसकी मदद से, सिजर की मदद से, मॉलिक्यूलर सिजर, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। छोटे छोटे पीसेस को एक बैक्टीरिया या फिर एक ईस्ट का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है या एक्स्ट्रा डीएनए उसको निकाला गया, उसमें डाला गया, वापस उसी होस्ट में रखा गया। तो याद रखना, जिससे भी वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए निकाला जाता है या प्लाज्मिड निकाला जाता है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि जो भी डीएनए का, फॉरेन डीएनए का पीस इंसर्ट हो रहा है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दिया जाए, एम्प्लीफाई कर दी जाए, फिर वापस उसी वेक्टर को उठा के उसके होस्ट में डाल दिया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो उसी की हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। फिर ये जो कॉपीज को वापस निकाला गया, आइसोलेट किया गया और कहाँ पुट किया, एक वायल में, ठीक है, एक वायल में ऐसे इतनी बड़ी ऐसी प्लेट रहती है, एक प्लेट के अंदर टोटल 60 वायल्स होती है, मतलब छोटे छोटे होल्स रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया गया है, वही जो आइसोलेट किया हुआ था ना, जो एम्प्लीफाइड डीएनए था, उसको यहाँ इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक। और फिर इसको किसकी ट्रे, इतने से ट्रे के फॉर्म में रहती है, और फिर उसको किसके अंदर रखा गया, एक सीक्वेंसर मशीन के अंदर। अब वो सीक्वेंसर मशीन क्या करेगी, वो देखेगी कि इसके अंदर जो डीएनए है, कि हाँ भैया इसके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर लिखा हुआ है ए टी जी सी, फिर से सी लिखा है, फिर से जी लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर सी लिखा है। तो ऐसे उस मशीन ने इसकी क्या की, रीडिंग की, और रीडिंग कर करके क्या करना शुरू किया, अरेंज करना शुरू किया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। हुआ इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। Using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition site, मतलब उस मशीन ने ये भी ध्यान में रखा कि जो डीएनए है उसको कट कौन सी जगह लगा था, है ना। कैसे पता चला मैम, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, क्यों, देखो, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। तो बार बार किसका, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद करो मैंने बताया था इसी एंजाइम की मदद से कट लगाया गया था। जो डीएनए सीक्वेंसर मशीन है उसने क्या ध्यान में रखा कि किस किस जगह उस डीएनए में कट लगा था, क्योंकि जहां जहां लगा होगा उसका, जैसे ये सपोज करो ये डीएनए है,
ठीक है, सपोज करो कि क्या है, ये डीएनए है। अब उस जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसने यहाँ कट लगाया और एक जगह यहाँ कट लगाया, तो सपोज करो यहाँ था जी, ठीक है, अब यहाँ आया सी, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के पास क्या एक पर्टिकुलर टाइप का शेप बन गया। अभी के लिए ऐसा समझो, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री शेप बन गया है। तो उस मशीन ने उस चीज को पता लगाया कि जहां जहां कट लगाया गया था, कट किसकी मदद के लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो वहां पे उसने क्या किया, उन दो साइट को रिकॉग्नाइज किया कि इन जी और सी के बीच में कट लगा था। कैसे रिकॉग्नाइज किया, इंफॉर्मेशन यूज करके, किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की। और उन्होंने देखा, किसने देखा, उस सीक्वेंसर मशीन ने देखा कि बार बार कुछ कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंस हो रहे हैं और कुछ कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस हो रहे हैं। तब उसने क्या किया, उसको अलाइन किया, एनालाइज किया। ये सब किसने किया है, डीएनए सीक्वेंसर मशीन ने किया है, ठीक है। और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसैटेलाइट। अब बोलोगे मैम अभी तक तो जो बोला वो आधे से ज्यादा बाउंस जा रहा है, अब माइक्रोसैटेलाइट कहां से आ गया। अभी के लिए सिर्फ माइक्रोसैटेलाइट समझो, क्योंकि जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो पूरा माइक्रोसैटेलाइट पे ही बेस्ड है। वहां पे मैं इन डिटेल समझाऊंगी कि डीएनए जो माइक्रोसैटेलाइट है वो होता क्या है। तुमने अगर 11th में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन डिटेल स्टडी किया होगा सेल वाले चैप्टर में, तो वहां पे तुमने एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसका नाम होता है माइक्रोसैटेलाइट, जो कुछ नहीं करता, उसमें सिर्फ रेपिटेटिव सीक्वेंस रहते हैं, पर हर इंसान का ये रेपिटेटिव सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है जिसको हम यूनिकनेस बोलते हैं। और उसी माइक्रोसैटेलाइट की मदद से पता लगता है कि यार ये डीएनए इस इंसान का है, ये डीएनए इस इंसान का है, या फिर अगर मेरा डीएनए लिया तो मेरे अंदर मेरी मम्मी और मेरे पापा का कुछ वही रिपीटेटिव सीक्वेंस जिसको माइक्रोसैटेलाइट बोलते हैं वो एक्सप्रेस होगा। तो ये पता चलेगा अगर मेरा डीएनए देख के और मेरी मॉम डैड का डीएनए कंपेयर किया तो ये पता चल जाएगा कि मेरा डीएनए किसका मिक्सचर है, थोड़ा मम्मी का है, थोड़ा पापा का है। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पर थोड़ा सा मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी इन डिटेल तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एंड में वही जो सीक्वेंसर मशीन ने क्या एनालाइज किया, देखा कि जिस जगह कट किया गया था उसका रेपिटेटिव सीक्वेंस, उसी जगह का पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके रिकॉग्निशन साइट से उसने पता लगाया कि अरे ये पैच के बाद यही पैच आएगा। हुआ क्लियर। अब बोलोगे नहीं आया मैम समझ में, तो देखो ऐसे समझाती हूँ कि सपोज करो एक ऐसी ये पेज है, ठीक है। अब ये एक पेज मान के चलो, ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ ये पेज हमारे डीएनए के इक्विवेलेंट है। अलग अलग टाइप की सिजर नहीं आती जो अलग अलग शेप्स काटते हैं, आती है ना, एक कुछ इस टाइप का शेप कटता है, एक कुछ इस टाइप का शेप कटता है। तो ऐसे समझो जो हमारी मॉलिक्यूलर सिजर है जो मार्केट में, जैसे जो पहले तो ये समझो कि ये एक पेज का टुकड़ा है, ठीक है, इसको मैं अलग अलग शेप की सिजर से काट रही हूँ। एक जगह मैंने ऐसे काटा तो कुछ ऐसा पैटर्न बना, ठीक है, एक जगह मैंने काटा तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना, एक जगह मैंने काटा तो ऐसा ऐसा पैटर्न बना। ये ऐसी सिजर्स तो आती है, तुमको पता है ना, ऐसे इस टाइप के शेप्स बनते हैं। इस तरीके से मैंने इस जो एक टुकड़ा है पीस का, उसको मैंने, मतलब इसका अगर मैं आखिरी में देखूंगी तो इसका मुझे पेज कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का एक टुकड़ा मिलेगा पेज का। ये बीच वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, और ये वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, और ये आखिरी वाला कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। इतना तो आया समझ में। तो सेम ये जो पीस ऑफ डीएनए वो किसके इक्विवेलेंट है, सॉरी पीस ऑफ जो पेपर है वो किसके इक्विवेलेंट है, डीएनए के इक्विवेलेंट। ये अलग अलग सिजर से काटा गया है ना, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, अलग अलग सिजर मतलब मॉलिक्यूलर सिजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। जो अलग अलग शेप बन रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट हुए, रिकॉग्निशन साइट के इक्विवेलेंट हुए। अब जो वो अलग अलग हो गए, इसके अंदर मैंने रीड कर लिया कि अरे यहाँ तो ATGCC लिखा था, यहाँ CCGAA लिखा था, TT लिखा था, फिर उसके बाद CCTAAG लिखा था और GCCA लिखा था, ठीक है। अब मैंने बोला, ये मैंने पता कर लिया कि हर टुकड़े के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस लिखा हुआ था, ये मैंने पता लगा लिया। पर मुझे ये पता करना है कि ये जो मिक्स सीक्वेंस है ये पजल जैसा है, ठीक है, ये जो मिक्स सीक्वेंस है ये कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सा सीक्वेंस आता है। अब मैंने तुमसे पूछा, अच्छा बताओ, अगर ये मैंने पूरा ऐसे उलट पुलट के दे दिया, मैंने पूछा बताओ कि इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, तो तुम बोलोगे मैम ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये वाला जो शेप है वो बट ऑब्वियस यही फिट हो रहा है,
है ना, ये बोलोगे। फिर बोलोगे ये वाला जो शेप है वो बट ऑब्वियसली यहीं फिट हो रहा है, जैसे हम पजल्स जमाते हैं। तो सिमिलरली कुछ इसी तरीके से कहाँ हुआ था, जब डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई, अब उसको क्या करना था, अलाइन करना था, एनोटेशन करना था उसका, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस जगह मॉलिक्यूलर सिजर मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटा है, काटने पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बना है जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, अभी के लिए ऐसा समझो। तो उन्होंने वही रिकॉग्निशन साइट क्या की, एक टुकड़े की और दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट की क्या की, कंपेयर की। तब उनको पता चला अरे इस जगह जो मॉलिक्यूलर सिजर ने रिस्ट्रिक्शन साइट पे काटा था, तो ये वाले टुकड़े के बाद एक्चुअली यही वाला टुकड़ा आएगा। हुआ आप क्लियर? तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता चलने लगा होगा। आप बोलोगे मैम इसी टाइप के शेप बनते हैं? हाँ, इसी टाइप के कुछ शेप्स बनते हैं। शेप से ज्यादा करेक्ट है बोला एंड्स बनते हैं। अब ये एंड्स क्या है, ये सब तुम पढ़ोगे वापस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वापस एक बार देख लो क्या हुआ। उन्होंने एक डीएनए लिया, आइसोलेट किया, छोटे छोटे पोर्शन में अलग अलग सीजर से कट लगाया। सीजर का नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अलग अलग जगह कट लगेगा तो अलग अलग पैटर्न बनेगा, ठीक है। फिर क्या किया, उस छोटे छोटे टुकड़े को लिया, किसमें इनकॉर्पोरेट किया, जो बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है ना, उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर इसको हमने जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए उसको क्या बोला, वेक्टर बोला। और वेक्टर उठा के जहां से लिया था, जिस सोर्स एनिमल से लिया था, ऑर्गेनिज्म से लिया था, उसी में डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। उसको कल्चर किया, लैब में उगाया, है ना। उसके बाद उसका क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज बन गई। अब उस कॉपीज को निकाला, छोटे छोटे वायल में डाला। मैंने बताया जो सीक्वेंसर की प्लेट रहती है, एक में अराउंड 60 छोटे छोटे वायल रहते हैं, उस वायल में डाला। उस प्लेट को उठाई और किसके अंदर लगा दी, एक डीएनए सीक्वेंसर मशीन के नीचे लगा दिया। अब वो सीक्वेंसर मशीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, सैंगर प्रिंसिपल पे, क्योंकि उन्होंने ही डेवलप किया था। अब वो मशीन क्या करेगी कि एक एक वायल में जो डीएनए, उससे क्या करेगी, रीड करेगी कि उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में क्या लिखा हुआ है और कौन से सीक्वेंस में लिखा हुआ है, एटीजीसी। अब उस मशीन के पास ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आ गए, एटीजीसी। अब उसको क्या करना है, उसको एनोटेट करना है, मतलब अलाइन करना है कि कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सा आएगा। तो ये कैसे किया गया कि जिस तरीके से उसको काटा गया था उसके वहां पे क्या बन गया, अब यहां पे स्पेसिफिक शेप बना है, पर एक्चुअल में क्या बना था, स्पेसिफिक साइट बनी थी। तो वो साइट को क्या किया गया, अलाइन किया गया। और किसकी मदद ली, माइक्रो सैटेलाइट की मदद ली। मैंने अभी के लिए बताया माइक्रो सैटेलाइट क्या रहता है, हर इंसान में अलग अलग होता है, कुछ नहीं रहता, रिपीटेटिव सीक्वेंस रहता है, जो मतलब हमारा मेन डीएनए उसी को फोल्ड करके बहुत सारा सेम रिपीटेटिव सीक्वेंस रहता है, पर हर इंसान का यूनिक होता है, ठीक है। तो वो उस यूनिकनेस से देखो, अब यहां भी देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, पर ये शेप किसकी वजह से है, क्योंकि हमने अलग अलग सीजर यूज की थी, पैटर्न्स किए थे। तो ऐसे ही सेम पैटर्न माइक्रो सैटेलाइट की मदद से और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से क्रिएट हुआ। फिर उस मशीन ने उसको क्या किया, अलाइन किया, एनोटेट किया, और फिर एंड में डेटा दिया कि अरे बाबा कि इस सीक्वेंस के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। फिर पर्टिकुलरली बताया कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोजेक्ट मतलब सिर्फ सीक्वेंसिंग की गई, ठीक। और एंड में क्या रिजल्ट हुआ, एंड में जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाया गया। हुआ इतना क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। अब आते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अभी तक जो सबसे ज्यादा चांसेस है इस टॉपिक में आने के, तो अभी तक एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो डीएनए सीक्वेंसिंग है किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो नाम क्या है, फ्रेडरिक सैंगर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी जिससे हर एक डीएनए के अंदर कौन से सीक्वेंस में बेस पर अरेंज्ड है ये पता लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, बैक और यैक का फुल फॉर्म आ सकता है कि एज अ इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि वेक्टर किसको यूज किया गया था, तो बैक एंड यैक को। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ईएसटी का फुल फॉर्म, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जनरली तुम लोग छोड़ दोगे, भूल जाओगे। उसके बाद कितने बेस पेयर्स है, या तो 3 बिलियन बोल दो, या तो बोलो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ये बोलो, ठीक है। और उसके बाद जो छोटा सा एरिया है जो जनरली स्कोरिंग करवाता है, लीड दिलवाता है, जो जनरली बाकी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उसका नाम क्या है, ELSIA, ठीक है, SI।
उसके बाद आते हैं कि अब पढ़ते हैं हम कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फाइनली कंक्लूड क्या हुआ, इतना सारा टेक्निक लगाया उसके बाद मिला क्या उनको, तो देखो द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। अब हमने इन जनरल रफ पढ़ा है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, या फिर मोर प्रिसाइजली बोलना है तो उन्होंने एग्जैक्ट नंबर बताया कि 3164.7 मिलियन बेस पेयर। अच्छा, कितने जीन होते हैं ह्यूमन के पास, 20,000 से लेके 25,000 जीन के बीच में। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। आगे, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 300 बेसिस बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस। तो उन्होंने ये पता लगाया कि हर जीन की अलग अलग लेंथ होती है। कोई जीन छोटा हो सकता है, छोटा होने का मतलब क्या है, उसमें कम बेसिस का बना हो, कोई जीन बड़े बेसिस के मिलके बने हो। उसी का एग्जाम्पल है जो सबसे बड़ा जीन है जो किसका है, डिस्ट्रोफिन का है, और उसमें कितने मिलियन, देखो एक जीन है पर कितने बेसिस है उसमें, 2.4 मिलियन बेस सिर्फ एक जीन के लिए। सोचो एक जीन किसका बना है, 2.4 मिलियन बेसिस का बना है। ठीक है, आगे, the total number of gene is estimated to be 30,000, much lower than previous estimate of 80,000 to 1,40,000 जीन। मतलब पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसी आइडिया लगाया था कि शायद हम में ह्यूमन के जो डीएनए में कितने जीन होंगे, 80,000 से लेके 1,40,000। पर जब एक्चुअली सीक्वेंसिंग की गई, जब एक्चुअल का डेटा एनालाइज किया गया, तब पता चला बाबा इतने भी जीन नहीं है। कितने हैं, 20,000 से लेके 30,000, एक एवरेज, ऑन एवरेज। ठीक है, अब बोलोगे मैम अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बुक में जगह लिखा हुआ है 20,000 to 25,000 और सेलिएंट फीचर्स में लिखा है 30,000। तो तुम अगर ये दोनों ऑप्शन रहे ऑब्जेक्टिव में तो तुम जाओगे किसके ऊपर, 30,000 पे। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इन जनरल रैंडम लिख के आना है, तो भी मैं बोलूंगी कि पहला प्रेफरेंस किसको दो, सेलिएंट फीचर्स को, क्योंकि ये फाइनल कंक्लूजन है ना, इतना पूरा होने के बाद क्या कंक्लूजन आया तो इसके ऊपर जाओगे। बुक में भले इसी ह्यूमन जीनोम टॉपिक के अंदर दो जगह अलग अलग कंटेंट मेंशन है, अलग अलग नंबर मेंशन है, वापस अगर दोनों आ गए तुम किसको प्रेफरेंस दोगे, इसको। अगर इन जनरल तुम 20,000 to 25 भी लिख के आओगे गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुक का ही डेटा है और वो भी सही है, पर एग्जैक्ट प्रीसाइज कितने निकले, 30,000 के पास। ठीक, आगे, ऑलमोस्ट ऑल मतलब 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। मतलब इसका मतलब क्या है, तुम हो गई, मैं हो गई, मेरी मम्मी हो गई, मेरे पड़ोसी की मम्मी हो गई, कोई भी, एक अफ्रीका में बैठा हुआ इंसान, एक नॉर्वे में बैठा हुआ इंसान, सारे के सारे इंसान 99.9% सेम है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जब जीन का मैचिंग की गई, जब बेस पेयरिंग की मैचिंग की गई, सोचो सिर्फ वो 0.1% है जो तुमको और मेरे को अलग अलग बनाते हैं, तो हम एक्चुअली एग्जैक्टली सब सेम चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। सोचो डिस्कवरी तो कर ली कि ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, पर अभी तक यही नहीं पता कि जो टोटल 30,000 जीन डिस्कवर किए गए उसमें से सिर्फ 15,000 जीन के ही फंक्शन पता है, बाकी के 15,000 का तो पता ही नहीं है। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, मतलब जो भी फिजिकली तुमको दिख रहा है जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए के अंदर वो लिखा हुआ रहता है जीनोटाइप के फॉर्म में। अगर किसी पर्सन को अल्जाइमर हो रहा है, या किसी पर्सन को एपिलेप्सी हो रही है, किसी पर्सन को पार्किंसंस हो रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन ये होने का लिखा होगा उस डीएनए के अंदर जीन के फॉर्म में। अब हम आधे से ज्यादा बीमारियां तो हमको पता ही नहीं कि किस वजह से हो रही है, तो हम वही पता लगाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो जब ये ह्यूमन जीनोम डिस्कवर किए गए, पता किया गया कि 30,000 जीन्स है, तो उसमें से सिर्फ 15,000 या 50% के ही फंक्शन पता थे। आज भी बचे हुए 50% का इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये एरिया हो गया किसका, रिसर्च का। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। मतलब अरे बाप रे, एक तो 30,000 जीन है, उसमें से सिर्फ 2% से भी कम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, तो फिर बाकी क्या करते हैं, तो वो भी अभी किसका है, रिसर्च टॉपिक है। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। मतलब सोचो हमारा ह्यूमन जीनोम कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर, पर उसमें से सिर्फ 2% ही प्रोटीन मतलब काम का है, जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। उस 2% से में भी जितने जीन्स है, 30,000 जीन्स है, उनमें से सिर्फ 50% का फंक्शन पता है, आधा पता ही नहीं है। और जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है वो है क्यों, ये भी नहीं पता। ठीक है,
आगे रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए। वही रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या है, तो वो क्या है, स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, सम टाइम 100 to 1000 टाइम। मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है वही बार बार सेम इन्फॉर्मेशन बार बार लिखी हुई है। और कितनी बार रिपीट हो सकती है, कभी कभी तो वो 100 से 1000 टाइम्स भी रिपीट हो जाती है। दे आर दो थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे आर शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। तो भले उनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है पर ये हमको बताता है कि हम किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देता है और डायनेमिक फंक्शन होता है। हुआ क्लियर इतना? तो आखिरी वाला 8 पॉइंट क्रोमोसोम। अच्छा, ये वाले इंफॉर्मेशन पे आता है सबसे ज्यादा। अगर किसी ने पूछा कि सेलियन फीचर में से भी कौन से पॉइंट पे मैम सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन पे आता है। तो याद रखना है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर। 23 पेयर मतलब 23 के डबल सेट है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और उसमें कितने जीन्स है, 2968 जीन्स है, ठीक है। और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें कितने जीन्स है, सिर्फ 231 जीन्स है। तो देखो ये सेलियंट फीचर्स वाला जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। कौन सा वाला, सबसे पहले तो कितने मिलियन बेस पेयर्स हैं, या तो 3 × 10⁻⁹ याद रखो, पर सिंस यहाँ प्रीसाइज दिया हुआ है तो वो भी याद रखना है। दूसरा, कितने जीन्स है टोटल, 30,000। अब किस पे जाओगे, अगर दोनों इंफॉर्मेशन दी है 22 to 25,000 और एक ऑप्शन में दिया है 30,000 मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से कितने का फंक्शन पता है, सिर्फ 50% का पता है। उनमें से भी सिर्फ 2% है जो प्रोटीन बनाते हैं। फिर उसके बाद आधे से ज्यादा क्या है, सिर्फ रिपीटेड सीक्वेंस है। कितना रिपीट्स है, अराउंड 100 से 10,000 टाइम भी वही सेम चीज क्या हुई है, रिपीट हुई है। कौन सा क्रोमोसोम सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे छोटा क्रोमोसोम नंबर Y, ठीक है। सबसे 1 क्रोमोसोम में कितने जीन्स है, 2968 जीन्स है। और क्रोमोसोम नंबर Y में कितने जीन्स है, 231 जीन्स है। ये क्वेश्चन, ये एज इट इज नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अपन को ये याद रखना है। आखिरी, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म pronounced as SNPs, occur in humans. This information promised to revolutionize the process of finding chromosome location for disease association sequence and tracing human history. तो ये इंफॉर्मेशन अब बोलोगे मैम कुछ समझ में नहीं आया, बताओ। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि तुम्हारा, मेरा, अफ्रीका में जो एक इंसान बैठा है, आयरलैंड में जो इंसान बैठा है, नॉर्वे में जो इंसान बैठा है, सबके डीएनए कितने सेम है, 99.9% एग्जैक्ट है। तो वो चेंज कहाँ आया, वो 0.1 में चेंज आया। एग्जैक्टली वो 0.1 में भी चेंज कहाँ आया, तो वो इसी लोकेशन पे आया। मतलब सारा का सारा डीएनए तो सेम है पर कितना कितना, ऐसे कितनी लोकेशन है डीएनए में, अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन है जहां जहां वो 1%, 0.1% को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब उसी को क्या बोलते हैं हम, जहां पे कोई एक बेस चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, बस तुम्हारे मेरे में वो एक जगह वो एक बेस चेंज हो गया। समझ में आया? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ सिंगल ही हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग उसके हमें, मॉर्फिज्म मतलब फिजिकल हमें वो चीज देखने को मिलती है। पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म मतलब जो मॉर्फोलॉजी रहती है। तो ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि सारे इंसान 99.9% तो सेम है, पर वो 0.1% डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर इंसान के जो डीएनए है, डीएनए में अराउंड ऐसे 1.5 मिलियन लोकेशंस है जहां जहां तुम्हारे और मेरे जो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है, अंतर है। इसलिए, और ऐसे सिर्फ तुम्हारे मेरे में नहीं, ऐसे हर इंसान के उस एक न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ रहा है। और क्या क्रिएट हो रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जिसको हमने बोला पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके कारण वो 0.1% रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यही जो है, यही बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया बना आगे रिसर्च करने का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। जैसे जब ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही थी चैप्टर, मैंने एक बीमारी का नाम लिया था जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, है ना। जहां पे मैंने बोला था वहां भी देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड
म्यूटेशन होता है, जहां पे GAG की जगह पे क्या होना चाहिए, GUG। तो सोचो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरी की पूरा नॉर्मल RBC की जगह पे हंसिए जैसे, हंसिए शेप की, सिकल शेप जैसी RBC बनने लगी। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया कि ये बीमारी में तो होता ही है, मतलब सिंगल सेल अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया कोई बीमारी हो गई, पर नॉर्मल जो 99.9% इंसान सेम है, जो 0.1% डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर इंसान में ऐसे कितनी लोकेशन है डीएनए में, 1.4 मिलियन लोकेशन है, जहां पे वो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, उस वजह से वो इंसान ही पूरा अलग हो गया। हुआ क्लियर? चलो, तो इसी नोट के साथ तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है खत्म। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वापस बता देती हूं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट कि क्रोमोसोम कौन सा सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और कितने जीन्स है, कौन सा सबसे छोटा क्रोमोसोम है, कितने जीन है, कितने साल का प्रोजेक्ट था, किसने शुरू किया था, कितने साल में कंप्लीट हो गया, कौन से साल में कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या है भाई, जो मैंने बताया, आइसोलेट किया, कट किया, किसकी मदद से, किस में एंटर किया, फिर बैक और याक का फुल फॉर्म, उसके बाद जिस सीक्वेंसर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, सैंगर प्रिंसिपल, उसको पहचाना किसकी मदद से गया, माइक्रो सैटेलाइट की मदद से, और उसके बाद कुछ रिपीटेटिव यूनिट्स है उसको भी, और रिपीटेटिव यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने टोटल जीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आया तुम्हारा अगला क्वेश्चन बनेगा और SNPs का फुल फॉर्म। इतना सब मिला के तुम्हारा यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है खत्म। तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, गूगल पे टाइप करो www.magnetbrains.com, और जैसे ही टाइप करोगे तो ये आएगा होम पेज, अपना क्लास सिलेक्ट करना, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, उसके बाद टॉपिक जो भी चैप्टर है वो सिलेक्ट करना, पढ़ते चलना, वीडियोस देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।